स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। जो विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की, तो अभी आपका स्कूल कोचिंग क्लासेस लगातार बंद चल रहे हैं। कल भी और परसों भी हम आपको बहुपद वास्तविक संख्या पढ़ाने की कोशिश किया था, तो वो नेटवर्क इशू होने के कारण कल आपका वास्तविक संख्या पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ वास्तविक संख्या को लेकर के। ठीक है, मैं इसका थोड़ा झलक बताऊंगा और क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है उसके ऊपर हम आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। प्राकृतिक संख्या हमने कल इसके बारे में बताया था, थोड़ा आपका कल का वीडियो में अच्छा क्लियरिटी नहीं आया था। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, इसमें हम लोग परिभाषा क्या बनता है नेचुरल नंबर का? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, जिसमें गिनती की संख्या कौन सा उपयोग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही गिनती का संख्या होता है ना। किसी चीज को तो हम माइनस में काउंट करते नहीं है, उसको तो हम पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये हम आपको थोड़ा बेसिक लेके चल रहे हैं पीछे, ये हमको पढ़ना था 9th क्लास में। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जो हमारा था वो तो हमारा प्राकृतिक संख्या ही था। इसमें ये तो हमारा नेचुरल नंबर ही है, केवल हम लोग जीरो को शामिल कर लेते हैं, वो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। फिर है हमारे पास पूर्णांक इंटीजर, इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इंटीजर किसको कहते हैं? तो इंटीजर में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्या जो होता है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें हमारा धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप तो ट्रिकली याद रखिएगा। तो यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 से, और 1 के थोड़ा पहले जाएंगे तो 0। 1 के पहले क्या होगा? 0, तो 0 हो गया हमारा पूर्ण संख्या। और 0 से पहले क्या हो गया? माइनस, तो माइनस 0 1 2 3 रहे तो वो पूर्णांक, और 0 रहे तो पूर्ण, और 1 से गिनती होगा तो वो तो प्राकृतिक संख्या है ही। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? 9th क्लास में इसका डिफिनेशन है, मैं इसको पढ़ाया भी हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के। और फिर हम 9th क्लास का क्लास लेंगे तो उसमें फिर से पढ़ाएंगे। प्राकृतिक प्रमेय संख्या क्या होता है? तो कहता है वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल परिभाषा है, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, और नहीं तो आप कह सकते हैं कि p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, पूर्णांक हो और एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और इसमें भी हमारा आता है q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। r से हम इसको डिनोट करते हैं, रियल नंबर r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या जो है वो रियल नंबर, ये सारे संख्याएं जिसमें ये सभी संख्याएं आ जाए वो वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, तमाम संख्याएं आते हैं, वो हमारा हो जाता है क्या बोलते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो वास्तविक संख्या हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के स्थिति से। तो क्लास 10th में क्या पढ़ना है वास्तविक संख्या में? तो इसका पहला लेसन है 1.1 पर जो आधारित प्रश्न है, वो 1.1 का जो प्रश्न आधारित है वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या में आपके पास चार लेसन बनाया है। 4 तरह के प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। वास्तविक संख्या से क्या पूछा जाएगा हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भी इस एल्गोरिथम ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, और आपके पास है
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इसी में आता है शांत है और अशांत, शांत और अशांत। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है 10th क्लास में। जो विद्यार्थी 10th का तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरे 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाने का कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज, और जो क्वेश्चन आपको कठिन है वो सारे क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका भी इसको कहते हैं, और अभाज्य गुणनखंड, अब ये दोनों का उपयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है हमको मासा। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है कि कौन संख्या परिमेय है कौन संख्या अपरिमेय है, वो पहचानना है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जैसे हमारे पास 5/7 है सपोज है, तो इसको हमको दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, तो दशमलव प्रसार जब हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो जो हमारा दशमलव आता है, जैसे मान लीजिए 0.7, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 1, ऐसे कुछ लगाइएगा तो ऐसे बढ़ेगा आगे। तो इसी में बताना है कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। ये चैप्टर है, हम आपको चैप्टर वाइज करेंगे। आज हम आपको पार्ट 1 रखेंगे लेक्चर, आज हो सकेगा तो हम आपको पहला लेसन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। आप लगातार एक वीडियो को देख सकते हैं और फिर इसको बाद में हम प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे। तो चलते हैं हम सिलेबस की ओर। क्या है हमारा सिलेबस, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको मासा निकालना है और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करना है। तो इसमें कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग भाग दे दीजिए, जैसे हम भाग देते हैं 24 को भाग देते हैं हम 7 से, ठीक है, 5 को हम भाग देते हैं 17 को भाग देते हैं 15 से, 4 को भाग देते हैं हम 24 से, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 6 को भाग देते हैं, 5 को भाग देते हैं 6 से। तो सब ये हमारा भाग जो हम इसमें देंगे तो सब में हमारा अलग अलग कंडीशंस आता है। ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका अध्याय का सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें अगर आप स्टूडेंट, इसमें अगर आप भाग लगाते हैं तो आप इसमें 3 से लगाइएगा 21 होगा, शेष कितना आएगा 3 आएगा, ये हमारा 3 से लगेगा तो 15 होगा, शेष कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 6 से लगाएंगे तो 24 होगा, शेष हमारा 0 होगा। अब इसमें आप कहिएगा कि इसमें कैसे भाग लगाएं सर, ये तो भाग हम लोग पॉइंट में लगा सकते हैं। अरे 5 जो है 6 से छोटा है, 6 बड़ा है 5 से, तो 5 से बड़ा है तो भाग तो 1 से भी लगाएंगे तो 1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस में आएगा, और शेष ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। शेष होगा तो 0 और नहीं तो 0 से बड़ा, ऋणात्मक नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। अब इसको मैं पॉइंट में लगा सकते हैं, जैसे हम 0 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद अगर 8 से हम लगाएंगे तो ये 48 होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं भागा, ये आपको करने आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम इसमें 0 से भी लगा सकते हैं। अगर हम 0 से लगाएंगे तो 6 × 0 तो कितना होगा 0, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 5, शेष हमारा हो जाएगा 5। तो हुआ क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है हम उसको बता रहे हैं क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास था यहाँ कितना 24 था, 24 हमारा आया कितना 7 × 3 + 3, ये हमारा आया। यहाँ पे हमारा कितना था 17 था, ये कितना हुआ 53 + 2, ये आया हमारे पास। यहाँ हमारा कितना आया स्टूडेंट 6 × 4, शेष हमारा 0 आया। यहाँ पे कितना आया ध्यान दीजिएगा 5 = 6, सॉरी कहाँ था हमारा 5 × 3, तो यहाँ पर भी हमारा लिखने में ये हो गया 5 × 6 लिखेंगे, ठीक है ना, 7 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा 6 × 0 और शेष हमारा कितना आया 5, है ना, 6 में 0 गुना हो जाएगा 0, तो 5 = 5, सारा हमारा है जगह पे है। तो ये जो होता है ये हम लोग पहले पढ़े होंगे आप लोग 6 क्लास में या 5-7 क्लास में, कि इसको क्या कहते हैं, बहुत पहले इसको हम लोग बोलते थे भाज, ये हमारा होता था भाजक, और ये हमारा होता है भागफल। बस आपको ध्यान देना है, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि आपको
ट्यूशन कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन से लगातार पढ़ लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 नंबर का पूरा मैथमेटिक्स हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर पे कंप्लीट होगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा आप जुड़िएगा हमारे साथ व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे ढंग से आपको, ये हमको बहुत पहले से हमको पता है क्या होता है। इसको हम लोग भाज कहते हैं, ये हमारा भाजक है, भागफल है, शेषफल है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है देखिएगा, ये हमारा 7 इंटू 3 21 और 21 और 21 प्लस 3 तो 24 आ गया कि नहीं आया ना। तो ये हमारा 24 था, 24 आ गया। तो इसी से हमारा नियम बनता था, क्या नियम बनता था आप लोग पढ़े होंगे। हमारा नियम बनता था, यहाँ पर हमारा नियम बनता था, ये हमारा शेषफल है, हम यहीं पे लिख देते हैं। पढ़ते थे तो हम लोग को पढ़ता था, नियम था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो हमारा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये हम लोग बहुत पहले 6 क्लास में पढ़ाया गया था। अगर आपको नहीं आता तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है ये। यहाँ हमारा 24 है ना, ये 24 हो गया, भाजक हमारा 7 हो गया, भागफल हमारा 3 हो गया और शेषफल कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं। तो इसी को हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यहाँ पर हम इसमें जब फिट बैठाएंगे तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू और ये हमारा आर हो गया। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या यहाँ पे आएगा, क्या हमारा पैसा आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आएगा। और इसी पे है तो आपसे कोई पूछेगा ए बराबर कितना, तो 24, बी बराबर कितना होगा तो 7 होगा, क्यू बराबर कितना होगा 3 होगा, आर बराबर कितना होगा, आर बराबर हमारा 3 होगा नहीं। ये हमारा हो जाता है। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ये तो हमारा, इसको हम तोड़ दिए, इसमें इस पे हम तोड़ दिए, समझ गए, सारा हमारा टूट गया, सभी को टूट गया। इसमें कंडीशंस होगा, हमने इसको आपको भाग देते समय बताया था कि शेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, शेष 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 0 के बराबर, जैसे 0 है ना, हाँ 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है 0 है, लेकिन 0 से कम शेष होता ही नहीं है भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस आएगा, और 0 से बड़ा या बराबर, और 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, और b से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और b से छोटा, ये कंडीशंस हमको याद रखना है। कैसे भाई, b क्या होता है हमारा भाजक, आप भाग अच्छे से दीजिएगा तो भाजक से कभी बड़ा शेषफल नहीं आएगा, कितना भी बड़ा भाग हो तो शेषफल हमारा भाजक से छोटा होना चाहिए, और नहीं तो आप एक आध स्टेप कम भागा दिए हैं, ठीक है, भाग देते देते बीच में छोड़ दिए हैं, तब जाकर तो वो ज्यादा हो सकता है बड़ा, लेकिन ऐसे बड़ा नहीं होगा, हमेशा बड़ा b होगा। तो ये कंडीशन है हमारा b इक्वल a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है से 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, b का r कभी ऋणात्मक नहीं होता है, r कभी ऋणात्मक नहीं होगा। हम लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ऋणात्मक कभी नहीं होगा विद्यार्थी, r कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अगर आप आगे चल के जनरल कंपटीशंस का भी तैयारी कीजिएगा, और अगर आपका बेसिक 9, 10, 7, 8 क्लास का मैथ अच्छा होगा तो आगे का भी कॉन्सेप्ट समझने में काफी ज्यादा आपको मजा आएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा और अच्छे से चलिएगा, तब जाकर के आपको पूरा कंप्लीट होगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किताब में ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर एसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विभाजन है कि
ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा आ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, प्रमेय क्या होता है, प्रमेय होता है, प्रमेय के बारे में आप जानते हैं कि प्रमेय एक कथन होता है जिसको किसी न कोई प्रूव करता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। उसको साउंड को बढ़िया से मिलाइए, एक बार काहे करते हैं, बार बार काहे बढ़ाते काम करते हैं, वो आवाज आ रहा है ना उसमें। तो ये यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का होगा। तो ये हम यहां से चलते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो अध्याय में करना है। ये आप समझ गए होंगे ए बी क्यू कैसे आपको आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अध्याय में पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके हम मासा और लासा कैसे ज्ञात करें। मासा और लासा हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, मासा निकालने का हम लोग को पहले भी फार्मूला हमको पता है। क्या फार्मूला पता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको यहाँ पे मासा निकालना है स्टूडेंट, हमको अगर मासा निकालना होता है 12 और 18 का, तो हम लोग गुणनखंड करने के लिए बहुत पहले सीखे थे गुणनखंड। इसको गुणनखंड करेंगे तो 6 2 3। ठीक है, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9 3 3। ठीक है, तो 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। ये हमारा हो गया। तो हम लोग गुणनखंड विधि से मासा निकालने के लिए सीखे थे कि जो चीज मिल रहा है वो, और जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दीजिए। तो मिल कितना रहा 2 और मिल रहा 3, तो 2 दूनी 3 तो 6। मासा कितना होगा 18 का और 12 का और 18 का मासा होगा 6। ठीक है, 12 और 18 का मासा 6 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके, यहां से लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके मासा ज्ञात करना है। ठीक है ना, एचसीएफ ज्ञात करना है। अच्छा, ये जरा बताइए, जब हम मासा इससे निकाल ही रहे थे तो इसका उपयोग क्यों करने के लिए आया? ये भी तो प्रश्न हमारे बीच में आएगा। इससे भी तो मासा निकल ही रहा था। आपसे कोई पूछ देगा कि हम पूछिएगा सर ये जब इस विधि से मासा निकाल ही रहे थे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग क्यों किए? ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग क्यों किए? तो क्यों किए क्योंकि बहुत बड़ा कभी कभी हमारे पास फैक्टर आ जाता है। जैसे सपोज हमारे पास फैक्टर आ गया है 1927 और हमारे पास फैक्टर आ गया है 1363। अब जरा देखिएगा, इसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें 2 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। तो इसमें लगेगा किससे? इसमें लगेगा आपको एक ही बार लगाइएगा तो 41 से लगेगा। तो 41 तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये तोड़ना मुश्किल जब हो जाता है तब हम इसका उपयोग करके बड़ी आसानी से बड़े बड़े फैक्टर्स का मासा हम इजीली वे में ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे देखिएगा, तो हम पहले इसी का छोटा वाला का ही हम आपको एग्जांपल लेते हैं। बड़ा वाला आपको लिखने में ज्यादा ये हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या था, ध्यान, एक था 12 और 18, 12 था और 18 था। ठीक है, नहीं तो हमको इसको लेना है तो छोटा वाला से हमको भाजक रखिए और बड़ा वाला भाज हो करिए। इसके जगह पर लिखिए, छोटा वाला को से भाग दीजिए बड़ा वाला में। कितना बार में लगेगा? एक बार में 12 होगा 6। अब हमारा शेष आ गया 6। अब तो ये शेष आ गया, तब करें क्या, तो इसको फिर भाग, इसको यहाँ लाइए। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखिए। तो जब ये हो जाएगा तो फिर हमारा कितना बार में लगेगा? फिर हमारा लगेगा 2 बार में। तो 12 से पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, शेष हो गया 0। तो इस कंडीशंस में ये जो हमारा भाजक होता है, यही जो हमारा भाजक होता है यही मासा होता है, जहां पर शेषफल 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी, अगर ए बी हमारा कोई पूर्णांक है, ए बी कोई पूर्णांक है जहां अगर हम इसको भाग देते हैं और जहां विभाजन के दौरान जहां हमारा r बराबर 0 होगा, जहां हमारा r बराबर 0 होगा वहीं जो b होगा वो हमारा मासा HCF होगा। वो हमारा क्या होगा? HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही बात है, वही हमारा HCF निकल के चला आएगा। ठीक है,
तो कैसे भाई, तो निकल गया। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया। जैसे कि अभी हमने और भी हमारे पास है, हम उसको लिए, तो इसको लिखेंगे कैसे, इस विधि में कैसे लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पे आइए, देखिएगा यहाँ ए बराबर, यहाँ लिखना भी है ना, इस विधि से हम तो निकाल तो लिए, लेकिन अब लिखते कैसे हैं, लिखिएगा। स्टेप 1 हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 है क्या है विद्यार्थी, कि 18 इज इक्वल टू 12 गुने 1 प्लस शेषफल 6। ठीक है। स्टेप 2 कितना है, 12 इज इक्वल टू 6 गुने 2 बराबर शेषफल 0। जहां शेषफल 0 हो गया और यहाँ 0 आया ना, तो यहाँ पर जो b होगा, b यही मासा होगा, यही HCF होगा। बड़ा आसान है। इस प्रकार से हम किसी का भी भाग देकर के बड़ी इजी वे में मासा निकाल सकते हैं। कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके। अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मासा ज्ञात करें, तो हम किसी का भी बहुत ही इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा था, क्वेश्चन हमारे पास था कि 27 और 13 63 का मासा ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म से HCF के पूरा नाम जानते हैं ना आप लोग, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट HIGEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर हमको लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि इतना 1927 और 1363 का मासा ज्ञात करें, इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। एक बात है, किताब में यही में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है विभाजिता के कथन को बताता है, और यूक्लिड विभाजन जो है वह एक विधि है, प्रोसीजर है, इसके द्वारा हम मासा ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम उसको लिख के परिभाषा बता देंगे। यहाँ पर हमको निकालना है, मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या था कि a बराबर BQ प्लस R, और जहां R जो है लेस देन इक्वल टू 0, R 0 से छोटा और R 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और B से छोटा हो सकता है। ये था ना हमारे पास। चलिए, तो हम इसको थोड़ा स्टेप इधर ले आते हैं, हम थोड़ा लिखते हैं। बड़ा वाला को हमने बोला था कि इधर लिखना है, और छोटा वाला को भाज्य में और इसको भाजक में। तो इससे हम भाग लगाएं, कितना बार में लगेगा, 2 बार में देखें 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसे भी तो दिमाग लगाना, 13 दूनी 26, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 19 है। तो एक बार में लगाएं 63 हो गया। क्या आएगा हमारा यहाँ से, 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 होगा, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा। ये हमारा आ गया, इधर हमारा कैंसिल हो गया। अब बच गया ये, तो इसको हम फिर पुनः यहाँ लाते हैं। ठीक है, पुनः यहाँ ले आते हैं, तो हमारा हो गया 63, 13 63। इससे हम भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और 10 और 1 11। ठीक है, फिर हम लोग ले आते हैं इसको, यहाँ से घटा कर लाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, हो जाएगा हमारा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, हमारा हो जाएगा यहाँ 3, 3 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 गया कैंसर। फिर हम इसको लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो कितना बार में आएगा, 2 बार में लगाते हैं। ठीक है, ये सही है ना। तो इसके बाद हम 2 बार में गुना करेंगे, 0, 3 दूनी 6, 1 7, और 4, 470 हो जाएगा। इसे घटाएंगे, 4, 16 है 9, फिर हम इसमें लगाएंगे 235,
फिर कितना बार में लगेगा, लगाइए 2 बार में लगाते हैं 3 बार में 27 हो जाएगा, 8 हो 88 है, 15 में से 7 आ जाएगा, फिर हमारा है 13, 12 हो जाएगा, 81 में चल जाएगा, तो 12 में से 8 हो जाएगा तो 2 4 होगा, और फिर तो 1 में से 1 जाएगा, खत्म हो गया। फिर इससे लगाएंगे 94 में, 94 में लगाएं, 2 बार में लगेगा 94, ये शेष 0 आ गया, यहाँ कट गया, तो कट जाने के बाद हमारा शेष कितना हो गया, 0 हो गया। तो शेष 0 होगा, उसी समय जो b होगा हमारा b, यहाँ पर के लिए b तो यही है, ये a है, q है, r है, यही ना है, प्रत्येक स्टेप में ऐसा होगा। तो जो b होता है वही मासा होता है, तो हमारा मासा बराबर हो गया कितना, 41, आंसर हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, हमने बताया कि एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है। तो स्टेप 1, हम स्टेप 1 से चलते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 27 बराबर 13 63 गुने 1 प्लस 564। स्टेप नंबर 2, 13 63 बराबर 564 गुने 2, शेषफल 235। स्टेप नंबर 3 स्टेप में है, 564 बराबर 235 गुने 2 प्लस 94। स्टेप है 4, 235 बराबर 94 गुने 2 प्लस 47। और फिर स्टेप है 5, 94 बराबर 47 गुने 1 2 प्लस और 0, जहाँ और 0 हो गया वही p हमारा मासा हो गया। तो ये हमारा मासा बराबर 47 आंसर। इस प्रकार से हम बड़ा इजी वे में प्रोसीजर दिखाना होगा आपको। ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नीचे आया, इस प्रोसीजर को आपको दिखाना है, ठीक है, और बड़ी आसानी से हम मासा ज्ञात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इस प्रकार से हमको काफी सारे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग मासा ज्ञात करना है, और आप ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन हम मानते हैं, और भी क्वेश्चन आपको करना होगा तो आप इस पे बेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात कर लीजिएगा। ये स्टेप है, इसको हम ये कर देते हैं। एक प्रश्न हमारे पास था यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और एल्गोरिथम, ठीक है ना, तो हम उसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा आपको पता रहेगा तो कुछ ना कुछ जानकारी रहना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम में आप इसका सही जवाब दे पाइएगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, अगर तो लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसी दी हुई धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। कथन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये कथन है, स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, यूक्लिड के द्वारा, ठीक है ना। और लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है, एल्गोरिथम में जो है, यह एक प्रोसीजर है, यह एक विधि है, प्रोसीजर है, जिसके थ्रू हमने विभाजन से, इसके प्रोसीजर के थ्रू हमारे आपको मासा भी ज्ञात करके दिखाए हैं, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं, और ये दोनों जो है
एल्गोरिथम भी और प्रमेयिका भी ये दोनों धनात्मक के लिए ही होते हैं। जो धनात्मक संख्या है उसी पर ये दोनों लागू होता है, यह कथन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको। फिर हम मासा निकालने के लिए एक आभास गुणनखंड विधि है, वो जो नेक्स्ट था वो बताएंगे अगले क्लासेस में। अगर आपको वीडियो पढ़ना है तो लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जोड़ लें। और मैं प्रतिदिन आपको यूट्यूब के माध्यम से क्लास ले रहा हूं और लूंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।